हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे एक और विशेष तौर पर एक विशेष सब्जेक्ट संविधान स्टार्ट किया गया है। आप लोग को पता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं संविधान से। संविधान सभा किस प्रकार बनी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसका हम एक अच्छे से स्ट्रक्चर आप लोग को दे चुके हैं। आप लोग उसको देखे होंगे, उम्मीद है। और आज हम लोग भारत के संविधान की अगली चरण की बात करते हैं, प्रस्तावना, जो कि भारत का एक अध्याय है। अध्याय माना जाता है, जैसे कि हम लोग का विषय का एक कंटेंट होता है, विषय का एक कंटेंट होता है कि जहाँ से कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है। विषय के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक कंटेंट होता है। उसी तरह आपका प्रस्तावना भी होता है। संविधान का हमारे संविधान का कंटेंट प्रस्तावना है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। आप लोग को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसी को 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रखा हुआ है पूरा आईना, जिसको संविधान का आईना, भारत का आईना कहा जाता है। ठीक है, एक आईने के रूप में, जिसमें कि पूरे देश की एक झलक दिखती है। इस वजह से इसको एक आईना कहा गया है संविधान का। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट देखिए इसको। हम पहले इसको एक बार पढ़ेंगे कि इसमें सारे वर्ड, जिस वर्ड का, किसी वर्ड का क्या मतलब है। जैसे प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, इन सब का मतलब बताते हुए चलेंगे। और वो भी बताएंगे कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोग इसको देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, यह संविधान दिया हुआ है हम लोग को, जो कि पूरे भारतवासियों पर निर्भर करता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पहले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब यह बोला गया है संविधान को हम देशवासियों के लिए, तो देशवासियों को यह संविधान समर्पित कर दिया जाता है। क्यों हमारे भारत में, हमारे संविधान में हम भारत के लोग, भारत को ही से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान किस वर्ड से स्टार्ट है, तो हम बोलेंगे हम भारत के लोग से स्टार्ट है। क्योंकि जब संविधान सभा बैठी थी तो वहाँ पे संविधान निर्मात्री बहुत सारे लोगों ने यह बोला था, यहाँ पे दुर्गा जी के नाम से स्टार्ट करते हैं, शिव जी के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन बाद में कुछ विचार विमर्श के बाद एक परिणाम निकला कि यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता के नाम से स्टार्ट करेंगे तो बाद में हो सकता है हमारा आईना, हमारा संविधान बिल्कुल उभर के सामने न आए। मतलब ऐसा ना बने, ऐसा संगठित ना बने जैसे कि हम लोग चाहते हैं। बाद में हो सकता है वाद विवाद, जातिवाद, यह सब के नज़र से इसको देखा जाने लगे, लेकिन बाद में ये लोग ने बहुत सोच समझकर भारत के लोग से स्टार्ट किया है। तो आप लोग याद करेंगे बस इतना, हमारा संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो बताएंगे हम भारत के लोग। अब ध्यान से सुनेंगे, भारत वर्ड कितनी बार आया है हमारे प्रस्तावना में, तो आप बोलेंगे 2 बार आया है, भारत। ठीक है, भारत वर्ड 2 बार आया है। कभी काल के पूछ लेता है हिंदुस्तान वर्ड कितनी बार आया है, तो हिंदुस्तान ही आया है, नहीं इंडिया आया है। इंडिया आया है 2 बार, भारत मतलब इंडिया, भारत या फिर इंडिया 2 बार आया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे यह सोचने वाली बात है कि जो हमारा स्वरूप है भारत का, वह कितने प्रकार से बटा हुआ है। वह स्वरूप पहले स्टार्टिंग में कैसे कभी काल के दे देता है, जैसे कि आपका स्टार्टिंग स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको अरेंज करिए, प्रस्तावना के अनुसार इसे अरेंज करिए। 5 दे दिया रहेगा आपको, अरेंज करने के लिए ऑप्शन दिया रहेगा ABCDE, 5 को अरेंज करना रहता है। तो इन सबको अरेंज करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग से।
आप लोग याद कर सकते हैं, कम से कम न्याय तक तो याद कर लीजिए, न्याय तक। यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें इसी में से क्वेश्चन में, इसी प्रस्तावना से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वजह से आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया हम भारतवासी पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अब कोई किसी बाहरी शक्ति के अंडर में नहीं है। हम अपना विचार, हम अपना विदेशी नीति अपने अनुसार तय कर सकते हैं। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हो गया हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। ठीक है, अपना सोच, अपना कॉलेज, अपना विचार किसी दूसरे राष्ट्र के समक्ष रख सकते हैं, या फिर वहाँ से कोई आता हुआ विचार हम लोग खुद डील कर सकते हैं। मतलब किसी बाहरी के अंदर में नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश के अंडर में हम लोग काम करते थे, मतलब कि जो भी विचार विमर्श होता था ब्रिटिश सरकार करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना खुद विचार विमर्श कर सकते हैं। कोई राजनीतिक मामला हुआ, कोई भी विदेशी मामला हुआ, तो हम अपने आप तय कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हो गया। दूसरा समाजवादी। समाजवादी का मतलब आप लोग जानते हैं, ऐसी व्यवस्था समाज में हर तबके के लोग को एक साथ एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि सभी समाज संतुष्ट हो, सबके साथ बराबरी का माहौल बना रहे। एक समाजवादी का मतलब यह हो गया। पंथ निरपेक्ष कहिए या फिर इसे धर्म निरपेक्ष कहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है, जैसे यूएसए में ईसाइयों को ईसाई धर्म से जाना जाता है यूएसए को, इस तरह पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अरब खाड़ी देश हो गए, इनको हम लोग मुस्लिम देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाता केवल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भले ही ये सब लोग हिंदू के अलावा सब कम परसेंटेज में पाए जाते हों, लेकिन रहते तो सारे जाति हैं। इस वजह से भारत का एक अखंड कॉलेज है, भारत एक अखंड देश है, इस वजह से इसको हम एक राष्ट्र के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में संबोधित नहीं कर सकते। इस वजह से पंथ निरपेक्ष भारत माना जाता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता जिसको चाहेगी उसी को सरकार चुनेगी, उसी को सरकार के तौर पे चुनेगी, उसी को, जैसे कि मोदी जी हैं और आपके सोनिया गांधी जी इस समय हैं। सोनिया गांधी जी और मोदी जी दोनों लोग उठे चुनाव में। अब जनता के लिए वही हित में होगा जो अच्छा काम करेगा, जनता के हित में तो वही होगा जो अच्छा काम करेगा, जनता उसे ही सुनेगी। बस जनता के हितकारी के लिए जो काम करेगा वही जनता का प्रभुत्व कर पाएगा। जैसे कि लोकतंत्रात्मक मतलब कि पहले क्या होता था दोस्त, पहले यह होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुगल काल देख लीजिए, गुप्त काल देख लीजिए, ये सब क्या है, राजा का बेटा राजा बनता चला गया। आज राष्ट्रपति का पद जो है वो एक राजा के तौर पे ही जाना जाता है हम लोग के इंडिया में। ठीक है, लेकिन आज स्थिति पूरी बदल चुकी है। लोकतंत्रात्मक का मतलब हो गया हम अपने राजा खुद चुन सकते हैं, सरकार अपनी खुद बना सकते हैं। जिसको वोट देंगे ज़्यादा वो राजा बनेगा, वह राष्ट्र सरकार चलाएगा। ठीक है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्रता पा चुके हैं 15 अगस्त 1947 को। यहाँ तक का मतलब अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलते आगे। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात किया गया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब हो गया कि छोटे से लेकर बड़े तबके के लोग, मतलब कि बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत धनाढ्य व्यक्ति या फिर बहुत छोटे तबके के लोग हैं, तो उनके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। सेम व्यवहार, जैसे कि आप लोग को पता है सब्सिडी वगैरह दी जाती है। अब ये नहीं है कि बड़े घर वाले लोग अगर अपना सिलेंडर लेंगे तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं एक गरीब घर वाला है तो उतना पैसा उसको भी सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। गैस सिलेंडर लेने पर 240 या फिर 247 रुपये के आसपास में मिलता है सब्सिडी के तौर पे। तो इस तरह दोनों लोग को 200, खैर ये तो अलग बात है कि जो धनाढ्य व्यक्ति होगा उसके लिए 247 रुपये कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन मिलेगा उसको भी, उसके खाते में भी उतना ही ऐड होगा जितना कि गरीब के खाते में ऐड होगा। इसी तरह अगर कहीं अनाज बट रहा है, अनाज भले ही अमीर आदमी ना जा लेने, लेकिन गरीब वहाँ पे पहुँचता है। अमीर को यह नहीं बोला गया है कि आप जाकर वहाँ पे अनाज मत लीजिए, अपने गांव से जो आपके प्रधान हैं गांव के या फिर मुखिया हैं वहाँ से आप जाकर अनाज मत लीजिए। जैसा कि लॉकडाउन में आप लोग देख रहे होंगे, सरकार सबके लिए मतलब कि एक सुचारू रूप से यह बोल दिया गया है कि कुछ लोगों को फ्री दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं बोला गया है कि जो अमीर आदमी वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि सबके लिए समान बर्ताव होगा समाज में आर्थिक हो, समाज आप लोगों को पता है कि हम लोग के क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार में
6 से 5 प्रकार के समानता की बात किया गया है। जैसे कि समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक एक है न्याय के बारे में, न्याय बिल्कुल मिलेगा। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि वह किसी भी कह लीजिए कि किसी धर्म को मान सकते हैं या फिर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, उनके पास अधिकार होगा, किसी के पास, समाज में किसी के पास, मतलब कि सबके पास ये अधिकार होना चाहिए। तो इसे बोला जाता है समाजवाद, सामाजिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, जिसमें हम लोग सामाजिक न्याय देख लिए। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब हो गया किसी के साथ भी आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगी। मतलब आर्थिक स्थिति का मतलब यही हो गया कि अगर सस्ती सामान बिक रहा है, सस्ता कोई सामान बिक रहा है, कोई वस्तु बिक रहा है मार्केट में, तो सबके लिए है, कोई एक के लिए नहीं है, या फिर गरीब के लिए नहीं है, या फिर आपका अमीर के लिए नहीं है। मतलब कि जो भी कुछ भी यहाँ पे हुआ होगा समाज से रिलेटेड, तो अमीर और गरीब दोनों के लिए होगा। तो इससे बोला जाता है आर्थिक, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई काम हो तो दोनों के लिए बराबर होगा, बिल्कुल। और हो सकता है आरक्षण मिल जाए, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आर्थिक स्थिति का मतलब हो गया सरकार के नज़र में आर्थिक स्थिति सबकी एक बराबर होनी चाहिए, होगी। ठीक है, किसी का कोई अमीर है तो उसको सरकार अलग तौर पे नहीं देगी सुविधाएं, और कोई गरीब है तो उसके लिए अलग से सुविधाएं नहीं होंगी, सबके लिए सेम सुविधा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर्थिक के बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग वोट डालते हैं, गरीब भी वोट डालता है, अमीर भी वोट डालता है, तो गरीब के वोट का मतलब वही होगा जो अमीर के वोट का मतलब होगा। तो बस यही कहने का मतलब है कि सबका वोट जो होगा, वोटिंग पावर बराबर होगा। यह हो गया हमारा राजनीतिक पावर या फिर न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं, आप लोग नोट करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके बाद विचार भी कितने प्रकार के हमारे संविधान में? 4 प्रकार के। अभिव्यक्ति का विचार, अभिव्यक्ति का विचार, विश्वास का विचार, धर्म मतलब कि अपने से धर्म मानने का विचार, और उपासना का विचार। किसी का भी पूजा पाठ, मुस्लिम है तो आप लोग मस्जिद में जाइए, अगर सिख हैं तो आप लोग उनके मंदिर में जाइए, उनका जो मंदिर होता है सिख वालों का, सिख लोगों का, वहाँ पे जाइए, गिरजाघर में जाइए। और अगर मंदिर है, मतलब हिंदू का मंदिर है, तो हिंदू मंदिर में जाइए, भगवान जी की पूजा करिए, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, पार्वती जी, इन सब के बारे में हमारा संविधान बिल्कुल चुप है। मतलब यह नहीं बोलता है कि आप किसी एक की पूजा करिए। इस वजह से बोला गया है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विचार, इसका पूरा विचार करने का छूट मिला हुआ है हम लोग को, जैसा कि हम लोग का मौलिक अधिकार में भी मिलता है। मौलिक अधिकार में 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये चारों अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जाने जाते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी हमारी सरकार सबके लिए प्रतिष्ठा और अवसर बिल्कुल समान रूप से देती है, यह आप लोगों को पता है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को सतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो सारी बातें आपको बताई गई हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको तो आप लोग को जानना ही है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कि अलग अलग देशों से लिया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, उपासना का अधिकार दिया हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर समानता, मतलब समानता हो गया, उसके बाद आपका बंधुता हो गया, और उसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार। यह फ्रांस से लिया गया, फ्रांस देश से। आपको पता है 1789 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक राष्ट्र विरोध के रूप में बिल्कुल एक क्रांति छिड़ी हुई थी। तो बस उसी जगह से ये तीनों वर्ड लिए गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मतलब बंधुत्व का मतलब भाईचारे जैसा व्यवहार। यह तीनों वर्ड आप लोग याद रखेंगे। 1789 फ्रांस क्रांति से लिया गया है। इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि गणराज्य। प्रकार के न्याय है ना हम लोग में, तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, यह तीनों, ये गणराज्य नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह तीनों न्याय रूस के क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। 1917, ये याद रखेंगे। रूस की क्रांति 1917 से हम लोग का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग यहाँ से, हम लोग को लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये छोटा सा एक टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी लेवल का बनता है, पीसीएस लेवल तक का बनता है, सारे एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, हर जगह बनते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। आप लोग नोट करेंगे। संविधान के शक्ति का स्रोत कहाँ से लिया गया है, पूछ लिया जाता है। संविधान के शक्ति का स्रोत
किसको माना जाता है, या फिर किसको किसके लिए लिया गया है, ठीक है, बस किसको माना जाता है तो आप बोलेंगे भारत की जनता को माना जाता है। संविधान की शक्ति भारत की जनता है, भारत की जनता चाहेगी जो वह करवा लेगी सरकार से, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है इस समय बहुत ज़्यादा कानून वगैरह चर्चा में है, आप लोग जानते होंगे। प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा या फिर विचार किस देश से लिया गया है तो बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन इसी जगह प्रस्तावना की भाषा की बात करेगा तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। संविधान के उद्देश्य क्या क्या है? संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बनाकर रखना, ठीक है, यह हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य है। इसके बाद प्रकृति क्या है? भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति यही है, यही पांचों: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यह भारत की एक प्रकृति है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग को पता है हमारे संविधान में संशोधन होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रस्तावना के बारे में प्रसिद्ध व्यक्ति, पहले इसके पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर बहुत सारे व्यक्ति क्या क्या बोले हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे के एम मुंशी जी हैं, प्रस्तावना को लेकर कुछ बोले हुए हैं। अर्नेस्ट वारकर हैं जो प्रस्तावना को लेकर कुछ बोले हुए हैं। ठाकुर दास भार्गव हैं, प्रस्तावना को लेकर कुछ बोले हुए हैं। इस तरह सबके बारे में जान लेते हैं। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को बोला था कि संविधान का जन्म कुंडली है। इस प्रस्तावना को के एम मुंशी जी ने बोला था कि यह प्रस्तावना जो है उस संविधान का जन्म कुंडली माना जाता है। इसी तरह अर्नेस्ट वारकर जी हैं जो कि प्रस्तावना को यह बोले थे कि यह एक कुंजी के रूप में जानी जाती है, या फिर यह एक की नोट्स है, संविधान का यह एक की नोट्स है। इस वर्ड को किसने बोला था? अर्नेस्ट वारकर, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव और पंडित नेहरू दोनों लोग ने यह बोला था कि संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा किसे बोला गया? पंडित नेहरू द्वारा और ठाकुर दास भार्गव द्वारा। अगर इन दोनों में से किसी को भी ऑप्शन में दे देता है तो आप लोग लगा देंगे, अगर दो दिया है तो बोथ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने यही बोला था संविधान की आत्मा प्रस्तावना हमारी है, ठीक है। इसके बाद एक इसी का नोट बना के लिख लेंगे आप लोग, या फिर याद कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे पहले कानून मंत्री, इन्होंने भी अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोला था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कहीं। अभी क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, बताइएगा प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं? अगर है तो ऐसे लिखिए, या फिर नहीं है तो नहीं लिखिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, हम बताते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, यह हमारा या फिर आपका कहना नहीं होगा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसी से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि यह क्या है। अगर संविधान का भाग वो बोलेंगे संविधान का भाग है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। अब इसी को लेके बहुत ज़्यादा एक बार विवाद हुआ था। जैसे बेरूबाद 1960 में यह बोला गया था, बेरूबाद में यह बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में इसी को उलटते हुए यह बोल दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा 1973 में कि यह बोला गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का प्रमुख भाग है, या फिर मुख्य भाग है, या फिर महत्वपूर्ण भाग है। ये किसके द्वारा बोला गया? केशवानंद भारतीवाद केरल बनाम राज्य द्वारा 1973, याद रखेंगे। और बेरूबाद वाला जो कि यह बोला गया वह संविधान का भाग नहीं है 1960 में। अब आते हैं केशवानंद वाले पे। इसमें लेकिन यह ध्यान रखा गया, यह तो बोल दिया गया इनके द्वारा, लेकिन बाद में इसको जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 है, इसको आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कर दिया जाता है, इसको मान लिया जाता है इस चीज़ को। लेकिन बाद में एक ऐसी चीज़ बोल दी जाती है कि यह बोला जाता है संविधान अगर संशोधन हो सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह बोला गया कि संविधान के प्रस्तावना मतलब जो उसका आइन है उसमें संशोधन हो सकता है। अगर हो सकता है तो कुछ ऐसे ही चीज़ हों जो कि भारतवासियों के हित में हो, कुछ ऐसे या फिर कोई ऐसा गलत संविधान संशोधन ना हो, अमेंडमेंट ना हो, जिससे कि उसके संविधान के मूल ढांचे या फिर उसके आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव आए, ठीक है। कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, आप उसके बाद कर सकते हैं। संसद को इतना बोला गया, किसके द्वारा? आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तब उसी के बाद आप लोग को याद होगा
इंदिरा गांधी जी के समय में 1900 इंदिरा गांधी समय 42 अमेंडमेंट द्वारा यह बोला गया 1976 में कि यह बोला क्या गया, उसमें संशोधन किया गया कि संशोधन करके 3 वर्ड जोड़े गए। 3 वर्ड जोड़े गए हमारे संविधान में। कौन कौन से हैं, ध्यान रखें। समाजवादी, देखिए जो ब्लू कलर का है, समाजवादी, समाजवादी के बाद अखंडता, समाजवादी अखंडता और समानता, यहाँ पे है, सॉरी पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड 42 अमेंडमेंट द्वारा संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी, उनके समय इसको जोड़ा गया। 3 वर्ड आप लोग याद रखेंगे। जितना बताया गया आपको इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप लोग को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके बाद हम धीरे धीरे करके अनुच्छेद लाते चले जाएंगे। भाग 1 में 1 से लेकर 5 तक अनुच्छेद है। इस तरह सब एक एक अनुच्छेद को हम लेते हुए चलेंगे। आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बस पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी दिल खोल कर करते रहिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड।